हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। सही चल रही है पढ़ाई वढ़ाई। आज यार लेट हो गया तुम्हारे करंट अफेयर डालने में। एक तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, और ऊपर से ना आज के करंट अफेयर थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो 16वें वित्त आयोग में हरियाणा के बारे में जो जिक्र हुआ है, हरियाणा को जो रैंक मिले हैं, जो पैसे मिले हैं, हरियाणा के बारे में जितना कुछ बताया गया है, उन सब के ऊपर रिसर्च करके तब लेके आनी थी मेरे को ये अच्छे से, ताकि HPSC HSSC वाले दोनों बच्चों के काम आ सके। पुलिस की भी कुछ इसमें है फाइलें, गेम्स की भी हैं कुछ इसमें टॉपिक ना। तो वो सभी सभी एग्ज़ाम्स में जो हरियाणा HSSC के होंगे उनमें सभी में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये 6 फरवरी 2026 के हैं। 16वीं तारीख की रिपोर्ट भी है इसमें। सैनी साहब को तो आप देख ही रहे हो, और जो कॉर्नर में है अपने आरती राव स्वास्थ्य मंत्री अटेली की विधायक। और सब सही चल रहा होगा आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई। चलो शुरू करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार शिक्षा शिक्षा पर प्रति व्यक्ति कितना खर्च करती है। तो लगाइए थोड़ा सा दिमाग, कितना खर्च करती होगी। तो इसका आंसर होगा डी। हरियाणा सरकार जो है शिक्षा के ऊपर 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करती है। और जबकि जो हरियाणा सरकार जो शिक्षा पर राष्ट्रीय औसत जो है, राष्ट्रीय औसत मतलब जो केंद्र सरकार एक व्यक्ति की शिक्षा के ऊपर खर्च करती है 5400 रुपये खर्च करती है, और हरियाणा सरकार मतलब उससे 600 रुपये ज़्यादा खर्च कर रही है। तो हरियाणा जो है शिक्षा में थोड़ा सा सही मापदंड फॉलो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो है पंजाब के बारे में। पंजाब जो है वो सिर्फ 5,000 रुपये ही प्रति व्यक्ति शिक्षा में खर्च कर रहा है। ठीक है ना। 5,000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्च करता होगा, लेकिन हरियाणा से कम है। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है ना। और वित्त आयोग के बारे में मैं आपको बता दूं, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं। और जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह, क्योंकि पुराने के बारे में भी पूछ लेते हैं जो पिछला होता है उससे। और ये तो आपको पता ही होगा, पहले वित्त आयोग का गठन जो है 1952 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जो वो थे KC नियोगी। और वित्त आयोग के लिए आर्टिकल कौन सा है, 280। ठीक है ना। ये देखिए अरविंद पनगड़िया साहब धमका रहे हैं, पता नहीं किसको धमका रहे हैं, कि ओए ये शायद पंजाब वालों को धमका रहे हैं, ओए तुम लोग क्या कर रहे हो, 5,000 5400 तो हम ही कर रहे हैं, तुम लोग 5,000 ही खर्च कर रहे हो शिक्षा के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा सरकार स्वास्थ्य पर कितना खर्च करती है। कितना खर्च करती है। तो हरियाणा सरकार 6,602 रुपये खर्च करती है, या फिर 2,500 रुपये खर्च करती है, या फिर 2,000 ऑप्शन सी, या फिर 4,800। क्या लगता है आपको, आरती राव जी कितना खर्च करवाती होंगी। ज़्यादा नहीं खर्च करवाती है, ये सिर्फ 2,500 रुपये खर्च करवाती हैं। 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति की स्वास्थ्य के ऊपर। आओ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लें। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य पर जो है 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करती है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 6,602 रुपये प्रति व्यक्ति है। केंद्र सरकार जो है एक आदमी के स्वास्थ्य पे 6,602 रुपये खर्च कर रही है। ठीक है। और रही बात पंजाब, उसमें भी हमसे पीछे है, 2,000 रुपये ही प्रति व्यक्ति औसत खर्च करता है पंजाब सरकार। और जो वित्त आयोग जो है अपने वित्त आयोग की कुछ डिटेल्स मैंने लगभग हर सवाल में डाली हुई हैं, ताकि आपका वित्त आयोग नेशनल जीके भी यहाँ से कवर होती रहे। ठीक है ना। तो वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 281 के अनुसार देता है। ठीक है। जो 16वां वित्त आयोग जो अभी चल रहा है, इसकी जो अवधि है वो है 2026 से 2031। ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, और जो है मार्च 2031 तक चलेगा। ठीक है ना। तो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है फाइनेंशियल ईयर ना। ठीक है। तो आरती राव जी देख लो कैसे मुस्कुरा रही हैं, कितना खिलाऊं तुम्हें ऐसे बोल रही होंगी ये शायद, है ना। लेकिन ये अच्छी बात है कि केंद्र जो है वो 6,602 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है, हम 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च कर रहे हैं सिर्फ हरियाणा सरकार। चलो, आरती राव के पास ही है ये मंत्रालय जो आपको पता होगा, स्वास्थ्य विभाग। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग ने बिजली सुधारों के किस राज्य के साथ हरियाणा की केस स्टडी को दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बताया है। एक्चुअल में क्या है कि हरियाणा और गुजरात ऐसे 2 राज्य हैं जहां बिजली वितरण की जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट के अंदर हैं और अच्छे सुधार कर रही हैं।
ठीक है ना। तो इसका जो आंसर तो होगा वो होगा गुजरात। ये हमारे गब्बर बैठे ऊर्जा मंत्री, इनके पास ऊर्जा डिपार्टमेंट है, परिवहन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो इन्होंने, और ये हमारी हरियाणा और गुजरात के अंदर क्यों अच्छी है ये चीज़ें, बिजली सुधार क्यों अच्छे हैं, क्योंकि दोनों जो वितरण कंपनियां हैं ना, UHBVN BVN और DHBVN, दोनों सरकारी हैं। अब सरकारी कंपनियों के ऊपर जो है वो प्रेशर ज़्यादा होता है सरकार का कि भाई तुम अच्छे से काम करो, अच्छे से काम करो, उनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है सरकार को। लेकिन मोस्टली राज्यों में क्या है कि प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिजली वितरण का काम करती हैं, उनके ऊपर इतना दबाव नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं। तो केंद्र सरकार ने इस मॉडल को, हरियाणा और गुजरात के मॉडल को दूसरे राज्यों को भी लागू करने की सलाह दी है कि तुम लोग हरियाणा और गुजरात का जो मॉडल है उसको तुम भी लागू करो, ठीक है ना। तो इसका आंसर हरियाणा होगा ना, सॉरी गुजरात होगा, हरियाणा तो है ही ऑलरेडी। हरियाणा और गुजरात का जो केस स्टडी किया है इन्होंने, उसके लिए जो है ना हरियाणा और गुजरात को मॉडल स्टेट बताया है कि ये मॉडल हैं, इनको तुम अपनाओ, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता ही चुका कि सरकारी डिस्कॉम के अच्छे प्रदर्शन और लाइन लॉस कम करने के मॉडल को अपनाने की सलाह दी है, ठीक है। और अब आपको कुछ ऐसा डाटा बता देता हूँ मैं जो आप अक्सर एग्जाम में ना पूछ लिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की कुल उपलब्ध क्षमता जनवरी 2025 तक, जनवरी 2025 तक जो हमारी कुल उपलब्ध क्षमता आई है वो आई है 16,015.76 मेगावाट, ठीक है ना। ये डाटा थोड़ा सा ऐसा है जो ध्यान रखना आप लोग ना, ताकि ऑप्शन देखो तो पहचान पाओ, गलती से आ भी जाए तो आपको पता है ना पिछले CET प्री में बहुत सारा डाटा आया था आर्थिक सर्वेक्षण से। एक्चुअली अभी आर्थिक सर्वेक्षण नया आने वाला है, तो उसको मैं आपको पूरे डिटेल में अच्छे क्वेश्चन बना के और डिटेल के साथ करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। और फिर कुछ फैक्ट्स हैं हमारे हरियाणा के बारे में बिजली से रिलेटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए। 29 नवंबर 1970 को देश का जो हरियाणा है देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अपने सभी गांवों को विद्युत आपूर्ति से जोड़ा था। आपको पता है बंसीलाल की सरकार में ये हुआ था, ठीक है ना। और जब हमारा राज्य बना हरियाणा 1966-67 में, तो राज्य में सिर्फ 343 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, सिर्फ कुछ ही गाँवों में बिजली उपलब्ध थी। लेकिन फिर बंसीलाल जी आए, उन्होंने, इसीलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है, इसीलिए उनको आधुनिकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। और जो है हमारी वितरण कंपनियां कौन कौन सी हैं, UHBVN है और DHBVN की स्थापना जो है मार्च में 1999 के अंदर की गई थी, ठीक है। और जो UHBVN जो है उत्तर का, उसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है, और दक्षिण वाले का जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है इसका जो है हिसार के अंदर है, ठीक है। और कुछ आपको कहो तो एक दो फैक्ट और मैं इसके बारे में बता देता हूँ। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा पावर प्लांट जो लगे हैं वो किसके टाइम में लगे हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में लगे हैं, ठीक है ना। और जो हरियाणा, जब राज्य का गठन हो गया था ना, उसके लगभग 7 महीने के बाद हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 3 मई, इसको भी याद रखना ना, अक्सर डेट्स पूछ ली जाती हैं। ये की थी आपकी 3 मई और 1967 को, ठीक है ना, 3 मई 1967 को की गई थी, ठीक है। 3 मई 1967 को जो है ये हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि 1993 में जो है हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की जो आर्थिक स्थिति है ना, उसकी थोड़ी सी सलाह, मतलब उसकी थोड़ी सी ना स्थिति थोड़ी सी खराब थी। तो एक सलाहकारी समिति का गठन किया फिर सरकार ने कि भैया एक ऐसी समिति बनाओ जो हमें बिजली सुधार पे कुछ हमारी सहायता कर सके, सलाह दे सके, ठीक है ना। तो सलाहकारी समिति ने क्या किया, 1995 में अपनी रिपोर्ट जो राज्य सरकार को दी कि ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट देने के बाद क्या हुआ, उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या किया, 14 अगस्त 1998 को हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 के तहत विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन किया। किसके तहत किया ये, 14 अगस्त 1998 को एक अधिनियम लेके आए जिसका नाम था हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997, ठीक है ना। तो उसके तहत जो है विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन किया, ठीक है। इसमें एक तो इन्होंने बनाया, दो भागों में इनको बांट दिया। एक तो इन्होंने बनाया हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, जो हरियाणा में विद्युत का उत्पादन देखेगा। और दूसरा जो बनाया वो बनाया इन्होंने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जो
विद्युत का प्रसारण है उसको देखेगा, ठीक है ना। तो हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में HPGCL, और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को क्या बोलते हैं, HVPNL, ठीक है। और UHBVN और DHBVN ये तो आप लोगों को पता ही है यार, ऑब्वियस सी बात है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 17 मार्च 1997 को, ठीक है। और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कब हुई थी, ये हुई थी 19 अगस्त 1997 को। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। दोनों का ही, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का भी पंचकुला में है और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा ना। और ये 1966 और 67 का डाटा जो 343 मेगावाट थी, ये भी याद रखना है। और 2024-25 में जो हमारे पास उपलब्ध क्षमता थी वो थी 16,015.76 मेगावाट, ये भी याद रखना। बाकी अगर नया आर्थिक सर्वे अभी जल्दी आएगा तो फिर मैं उसमें, क्योंकि अभी फरवरी में बजट सेशन शुरू होने वाला है 20 फरवरी से शायद, तो शायद आने ही वाला होगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल से करा दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है भाई। ये अच्छे, अगर थोड़ा सा उनको थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल बढ़ाना होगा ना तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर नहीं भी पूछें तो एटलीस्ट आपको तो अपने स्टेट के बारे में इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का राजस्व संग्रह GSDP के मुकाबले कितना है। अब GSDP क्या होती है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे केंद्र सरकार की GDP होती है, इसी तरह जो स्टेट की होती है वो GSDP होती है। GDP का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार के पास कितना पैसा आया, उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, कितना पैसा उसके पास है अभी, ठीक है ना। ऐसे ही स्टेट का होता है कि स्टेट के पास कितना पैसा है अभी, कितना पैसा वो कमा रहा है स्टेट, ठीक है। तो उसको आप एक छोटा सा आंकड़ा मान के चलो, मान लो, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो स्टेट के पास टोटल 100 रुपये की GSDP है, 100 रुपये अगर उसके पास हैं तो उसके अंदर जो कर, जो राजस्व, उसका जो राजस्व संग्रह किया है, जो करों से पैसा मिला है, वो कितना परसेंट है। 100 रुपये में से अगर और भी कई चीज़ों से पैसे आते हैं, लेकिन जो करों से पैसा आया है वो कितना है, तो उसके बारे में पूछा है कि जो राजस्व संग्रह में GSDP के मुकाबले कितना है। तो इसका आंसर आप लोग C आंसर होगा, 7.6% है। यानी कि हम 100 रुपये अगर हमारे हरियाणा राज्य के पास हैं तो उसमें से 7.6 जो पैसा है, 7.6 जो रुपया है वो हमारे पास राजस्व संग्रह से आ रहा है, ठीक है। और तो हरियाणा की आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर बताई गई है। जो 16th जो ये जो अपना वित्त आयोग है, इसकी रिपोर्ट में जो है ना, ये कहा गया है कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति काफ़ी सही है। अभी कुछ और डाटा जाएंगे, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और पंजाब का फिर इन्होंने बताया है कि पंजाब का जो राजस्व है वो 7.2% है, वो हमसे कम ही है, हमारा 7.6 है, इनका 7.2 है, ठीक है। और हरियाणा जो है राजस्व संग्रह के मामले में 14th नंबर यानी कि 14वें स्थान पर है। और पंजाब जो हमसे एक पायदान पीछे 15वें स्थान पर है। उड़ीसा GSDP के मुकाबले में राजस्व में 13.8% के हिस्से के साथ पहले स्थान पर है। ये आपके नेशनल GK के लिए मैं बता रहा हूँ, नेशनल करंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। उड़ीसा जो है ना राजस्व मामले में, राजस्व संग्रह करने के मामले में टॉप पे चल रहा है। ये टॉप पे क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ खनन का काम ज़्यादा होता है, और खनन का काम होता है तो इनको रॉयल्टी मिलती है उड़ीसा गवर्नमेंट को, ठीक है ना। इसकी वजह से ये 13.8% अपना जो है GSDP का इतना पैसा जो है इसके पास राजस्व संग्रह से आता है। और मणिपुर जो है वो संग्रहण के मामले में 3.3% के साथ निचले पायदान पे है, सबसे पीछे है मणिपुर। मणिपुर में आपको पता है कि पिछले साल जो है बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी कुकी और मैतेई समुदाय के अंदर, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है मणिपुर के अंदर। अब तो सरकार बन गई, शायद कल सरकार बना दी है, एक CM बनाए हैं और 2 डिप्टी CM बनाए हैं, वो मैं आपको नेशनल करंट में करा दूँगा, अगर आप चाहोगे तो नीचे कमेंट कर देना, नेशनल करंट भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना। एक छोटी सी टेबल बनाइए। GSDP का क्या है कि पहले से प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्शन किया जाता है कि कितना क्या अमाउंट जो है हमारे पास आ सकता है। तो जो 2024-25 का जो अमाउंट है वो है 12,16,044 करोड़ रुपये,
ठीक है। और जो 2025-26 का जो लगाया है अमाउंट, वो लगाया 13.47 लाख करोड़ रुपए। और जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की है वो है 11%। 2024-25 से 2025-26 के बीच में जो ग्रोथ इन्होंने वो की है, प्रोजेक्ट की है, वो है 11%। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा डाटा है जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए फिर आता है कर्ज। हर स्टेट पे कर्ज भी होता है, स्टेट लेता भी है पैसा अपने विकास कार्यों को आगे चलाने के लिए। ये तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको जल्दी विकसित करना। वैसे भी मोदी जी का जो विज़न है वो 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। ठीक है, और अब विकास के लिए पैसा तो चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य पर जीएसडीपी का कितना प्रतिशत कर्ज है। अब वही आंकड़ा ले लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो 100 रुपये अगर हमारे पास जो आते हैं जीएसडीपी के, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, अगर हमारे पास 100 रुपये आते हैं तो हमें कितने रुपए कर्जे के देने हैं, उनमें से कितना रुपये हम पे कर्ज से आया है, कितना रुपये कर्जा है हम पे। ये चीज़ जो है ना वो पूछी गई है। मोस्टली जो है ना वित्त आयोग की रिपोर्ट में यही सब चीज़ें होती हैं, यही डाटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग गैस करिए क्या हो सकता है। इसका आंसर जो होगा ना वो होगा ए, 30.7%। ठीक है, इसके बारे में तो डिटेल जान लेते हैं। हरियाणा में जो है वो टोटल जीएसडीपी का 30.7% कर्ज रहा है। कर्ज के मामले में हरियाणा 15वें स्थान पर है, फिर भी ठीक ठाक पोजीशन है। आप सोचो जो टॉप लेवल पे होगा उस पर कितना कर्ज होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको ही बता देता हूँ कौन है टॉप लेवल पे। तो हरियाणा जो है वो 15वें स्थान पर है, और हमसे काफ़ी ज़्यादा, लगभग 12% ज़्यादा जो है वो पंजाब पे कर्ज है, यानी कि 42.9% कर्ज जो है पंजाब के ऊपर है। ठीक है, 42.9 क्या, आप 43 रुपये ही लगा लो, लगभग 43 रुपये के प्रति जो है इनके ऊपर कर्ज है पंजाब के ऊपर। हमारे ऊपर 30% का कर्ज है, हमारे मान लो 30 रुपये का कर्ज है 100 में से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कर्ज है वो अरुणाचल प्रदेश पर है, हम 50.9, मतलब आधी से ज़्यादा जीएसडीपी उसकी जो है वो कर्ज में चली जाती है। और सबसे कम कर्ज वही उड़ीसा के पास है। उड़ीसा के पास एक तो राजस्व ज़्यादा आता है, इसलिए उसके पास जो है कर्ज कम। उसके पास सिर्फ 15.9 यानी कि लगभग 16 रुपये के करीब जो है उसके 100 में से 16 रुपये जो है उसके वो कर्ज के हैं। ठीक है ना, ये 100 रुपये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप थोड़ा सा इसका बेस समझ पाओ। ठीक है ना, जीएसडीपी में कई चीज़ इंक्लूड होती हैं, टैक्सेस होते हैं, और जो कृषि से पैसा आ रहा है वो होता है। ठीक है, इंडस्ट्री से जो पैसा आ रहा है वो होता है। तो ऐसे जीएसडीपी टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं, टोटल कितना जो है प्रोडक्ट है उसको। ठीक है ना, तो ये डाटा आपको क्लियर हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा को 16वें वित्त आयोग की 5 वर्ष की अवधि में केंद्रीय करों से लगभग कितनी राशि प्राप्त होगी। ये 5 साल की बात हो रही है, क्योंकि जो वित्त आयोग होता है वो 5 साल की रिपोर्ट देता है। ठीक है ना, तो ये पूछा है कि कितना जो है हरियाणा को इन 5 सालों में केंद्र के जो कर राशि है, जो केंद्रीय कर हैं, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये मिला के जो केंद्र के पास इकट्ठा होता है उसमें से हरियाणा को लगभग कितना मिलने वाला है। तो ये लगभग जो है ना हरियाणा को मिलेगा 1 लाख करोड़, और ऐसा पहली बार होगा इतनी बड़ी राशि जो है हरियाणा को मिलेगी। ठीक है ना, चलिए हरियाणा को 5 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जो अब तक की सबसे ज़्यादा राशि है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा हो गया अब की बार, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि है। मुख्यमंत्री साहब ने थोड़ी सी डिटेल बताई है इसके बारे में कि क्यों ये सबसे बड़ी राशि है। तो इन्होंने आंकड़ा दिया है पिछला कुछ, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो 13वां वित्त आयोग था ना उसमें हमें सिर्फ 14,437 करोड़ रुपए मिले थे। कितने मिले थे? 14,437। फिर उन्होंने बताया कि जो 14वां जो वित्त आयोग था उसमें हमें मिले 34,758 करोड़। और जो 15वें वित्त आयोग हैं उनमें जो है ना इनको मिले हैं, हमारे राज्य को मिले हैं कितने? 61,736 करोड़। 13वां वित्त आयोग जो था ना, सैनी साहब ने ये कहा कि 13वां वित्त आयोग कांग्रेस के टाइम का था, इसलिए उसके कम है। चलो कोई बात नहीं, 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग भी आपके टाइम का है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में हरियाणा राज्य का हिस्सा 15वें वित्त आयोग के 1.093% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है?
ये जो केंद्रीय कर हैं इनको, इनका एक विभाज्य पूल होता है। विभाज्य पूल का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार को ये फाइनेंस कमीशन यानी कि अपने जो वित्त आयोग है उसका काम होता है ये कि करों का जो है ना, जो केंद्रीय कर है, करों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच करना, सभी राज्यों को देना और केंद्र के पास रखना। और ये कितना था, ये 41% था पिछले वित्त आयोग में। जो पिछला फाइनेंस कमीशन था उसमें भी 41% जो था वो राज्यों को जाता था। यानी कि 100 में से आप लगा लो 41% जो है वो राज्यों को जाता था और 59% जो है वो केंद्र के पास रहता था। तो इसको बोलते हैं विभाज्य पूल। और उस विभाज्य पूल में जो हरियाणा का 15वें वित्त आयोग में जो परसेंटेज था उसको जो मिला था वो मिला था 1.093%। ठीक है। अब पूछ ये रहा है कि क्वेश्चन में पूछा ये कि अब की बार जो है वो कितना हो गया है, इनका जो बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है। ये क्या है आपका ऑप्शन बी 1.361%। ठीक है। ये देखो सैनी साहब का हाथ कैसे पैसे को ऊपर ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, और दो और दो और दो। ठीक है ना। और जो है पर ईयर जो हमें मिलेगा उसका भी जो है, ये तो 5 साल के लिए है कि 5 साल के लिए हमें कितना, जो 5 साल के लिए तो मैंने आपको बता ही चुका, 5 साल के लिए हमें 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है ना। और पर ईयर के लिए यानी कि पहली ईयर 2026-27 ही है। ठीक है ना। अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो 2026-27 के लिए हमें जो पहली किस्त मिलेगी वो मिलेगी 20,722 करोड़ की। और 15वें वित्त आयोग में जो मिली थी हमें वो मिली थी कितनी, आप 20,722 में से 5547 करोड़ घटा लो, क्योंकि अब की बार जो हमें 5547 करोड़ रुपए ज़्यादा मिले हैं। ठीक है ना। तो कितने मिलेंगे हमें ये 20,722 में से, आप ये कैलकुलेशन कर लेना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये मिलेंगे आपको, ये मिले थे आपको कितने भाई, ये मिले थे आपको लगभग 14,175 करोड़ के लगभग। ठीक है ना। 14,175 करोड़ के लगभग आपको मिले थे पिछली बार, हमें मिले थे 15वें वित्त आयोग में। और ये जो है ना, अब जो 16वें वित्त आयोग में हमें मिले 20,722 करोड़ रुपए। ये जो पूरी जो ग्रोथ है ये 24.5% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना। जो ऐतिहासिक बढ़ोतरी है, अब तक किसी भी वित्त आयोग के दौरान ये चीज़ें नहीं देखी गई कि अगले वित्त आयोग में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका ध्यान रखें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार हरियाणा सरकार स्टार्टअप के अगले चरण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर कितना करेगी। महिलाओं की चौधर भाई आजकल। ठीक है ना। तो इनको अब जो है स्टार्टअप में भी, इनोवेशन में भी, बिजनेस में भी। और अच्छी बात है यार हरियाणा के लिए कि हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं वो स्पोर्ट्स में देख लो आप, स्टडीज़ में देख लो आप, आर्मी में देख लो आप, या फिर किसी भी चीज़ में देख लो, हमारे हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो आगे ही रहती हैं। ठीक है ना। अब हरियाणा वो पहले वाला हरियाणा नहीं रहा जहाँ औरतों की जो है इतनी कदर नहीं थी, लेकिन अब लोग इज्जत करने लग गए हैं। औरतें भी अपना जो है मुकाम हासिल करने लग गई हैं खूब मेहनत के साथ। आप देखो साक्षी मलिक को देखो, और बहुत सारी प्लेयर हैं हमारी, मनु भाकर को देखो, सुरुचि सिंह को देखो, बहुत सारी प्लेयर हैं जो आज टॉप में हैं। उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको कराऊंगा अभी, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैनी साहब ने क्या कहा है कि सैनी साहब ने कहा है कि अभी तक जो है ना, मोस्टली जो हमारे जो स्टार्टअप हैं उनके अंदर जो है महिलाओं की 50% हिस्सेदारी थी। अब जो है हमारा लक्ष्य क्या है, उसको बढ़ा के 60% करना है। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 60%। अब 60% करने की जो है इन्होंने ठान लिया, सैनी साहब ने इनका लक्ष्य लिया है कि हम 60% करेंगे। और दूसरी बात ये कि हरियाणा जो है ना स्टार्टअप के मामले में देश का चौथा सबसे बड़ा उभरता हुआ राज्य है। यानी कि हमारे यहाँ स्टार्टअप बहुत सारे शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप जो है इनोवेशन स्टार्टअप। आप गुड़गांव देख लो, फरीदाबाद देख लो, पंचकुला देख लो, ऐसी सिटी हैं जहाँ पे मोस्टली लोग स्टार्टअप से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो है हरियाणा जो है देश का चौथा बड़ा उभरता हुआ राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार किस संस्थान के साथ मिलकर हरियाणा उद्यमिता मंच का स्टेट चैप्टर लॉन्च करेगी। हरियाणा उद्यमिता मंच WEP, ये है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म।
यार ये हरियाणा उद्यमिता मंच ना मेरे को गलत लग रहा है यहाँ पे। ये जो ना हरियाणा की जगह महिला आना था, महिला उद्यमिता मंच। ये केंद्र की जो है ना, ये केंद्र ने अपने बजट में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, महिला उद्यमिता मंच। ठीक है ना, तो इसको आप ना महिला कर लेना यहाँ पे ना, थोड़ा सा ना ये शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई भाई। तो इसको ना आप हरियाणा उद्यमिता मंच नहीं है, ये महिला उद्यमिता मंच है। ये केंद्र सरकार का जो प्लेटफॉर्म है ना उसका है, हरियाणा उद्यमिता मंच। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसको आप याद रखना। बाकी मैं जो पीडीएफ डालूंगा ना उसमें इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका महिला उद्यमिता मंच। क्या आएगा ये आपका महिला उद्यमिता मंच। ठीक है ना, महिला उद्यमिता मंच आएगा, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म जो है ना। और सैनी साहब ने ये कहा है कि हम इसी महिला उद्यमिता मंच जो केंद्रीय बजट में जो योजना शामिल की गई है, जो प्लेटफॉर्म शामिल किया है, उसी का हम एक स्टेट चैप्टर लॉन्च करेंगे। स्टेट चैप्टर का मतलब हम उसको अपने अपने स्टेट में, अपने राज्य में भी जो है लागू करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसके सहयोग से करेंगे। हरियाणा सरकार जो है स्टेट चैप्टर जो लॉन्च करेगी महिला उद्यमिता मंच के अंदर, वो किसके सहयोग से करेगी। इसरो के सहयोग से करेगी, ऑप्शन बी है नीति आयोग के सहयोग से करेगी, या शिक्षा मंत्रालय के, या फिर डी है आरबीआई के। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नीति आयोग। नीति आयोग ऐसी नीतियाँ बनाता है। ठीक है ना। अच्छा चलो इसकी थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं, क्योंकि कुछ इसके लिए अलॉट भी हुआ है, हमने कुछ नई चीज़ें भी शुरू की हैं। तो जो है इसका आंसर होगा नीति आयोग। आइए इसकी थोड़ी सी ना डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ का फंड ऑफ फंड स्थापित किया है, जिसको हम बोलते हैं 2000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स। ये एक्चुअली खट्टर साहब ने शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे इसका अमाउंट जो है वो इतना नहीं था। अब जो है इसको 2000 करोड़ का फंड ऑफ फंड स्थापित करेगी। ठीक है, 2000 करोड़ रुपए इसमें और आएंगे फंड ऑफ फंड्स में। इस फंड ऑफ फंड्स का जो यूज होगा वो किस में होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा, रोबोटिक्स में होगा, साइबर सिक्योरिटी जैसी नई तकनीक के लिए। ठीक है ना, और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, और एआई के लिए, साइंटिफिक चीज़ों के लिए, रोबोटिक्स के लिए जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का फंड का जो है अलग से प्रावधान किया सैनी साहब ने। ठीक है, और हरियाणा सरकार ने उद्यमिता मंच के लिए 7500 करोड़ की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि हरियाणा उद्यमिता मंच के अंदर हम 7500 करोड़ रुपए लगाएंगे। केंद्र जो हमें देगा उसमें से हम 7500 करोड़ रुपए जो है वो हरियाणा उद्यमिता मंच के अंदर लगाएंगे। ठीक है, और इसके लिए जो है ना नीति आयोग के साथ मिलके महिला उद्यमियों के लिए 700 से अधिक मेंटर जो उनको गाइडलाइन देंगे, उनको विशेष प्रशिक्षण देंगे। वो किस फील्ड में इनोवेशन करना चाहती हैं, किस फील्ड में वो काम शुरू करना चाहती हैं, उसमें उनको विशेष प्रशिक्षण देंगे। और उनको वित्तीय सहायता भी मिलेगी, मतलब कुछ ऐसा पैसा दिया जाएगा उनको जिनसे वो शुरू कर सकें, बेसिक चीज़ें जो उनकी नीड है वो ला सकें, शुरू कर सकें। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एजुकेशन हब के रूप में भी अब जो है गुरुग्राम को, पंचकुला को, ये सब बजट में चीज़ें हैं ना, ये बजट में जो जो योजनाएं हमारे लिए बनी, हमारे लिए क्या मतलब पूरे राष्ट्र के लिए जो बनी है, उनमें धीरे धीरे से जो निकल कर आएगा ना कि हरियाणा को क्या मिला, किस चीज़ में नाम आया, किस चीज़ में नहीं आया, वो सब धीरे धीरे ही निकल के आएगा। क्योंकि अभी सभी राज्य अपनी रिपोर्ट देंगे, हमें इसमें शामिल होना है, हमें इसमें शामिल होना है। जैसे सी प्लेन वाला है, जो सी प्लेन वाली जो योजना है उसके अंदर ऐसी लेक्स ढूंढी जाएंगी जिनमें थोड़ा सा जो है इको टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके। ठीक है ना, और जैसे ये आइकॉनिक 15 जो साइट हैं, हेरिटेज साइट हैं, उसके अंदर हरियाणा की राखी गढ़ी को ऑलरेडी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी साइट है। हिंदुस्तान में शायद सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी ही है, आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो गुरुग्राम हो गया, पंचकुला हो गया, रोहतक हो गया, करनाल हो गया, इन शहरों को क्या किया जाएगा, इनको टेक्निकली तकनीकी रूप से और एजुकेशन के लिए जो है इनको केंद्र का रूप दिया जाएगा कि ये केंद्र है। ठीक है ना। ओके चलिए, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब ये आपके थे हरियाणा के बारे में थे, ये थे आपके 16वें आयोग, जो 16वां वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट के जो क्वेश्चन थे, जो उसकी रिपोर्ट में जो हमारा हरियाणा का थोड़ा बहुत जो जिक्र आया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन शुरू होते हैं जो हमारे हरियाणा सरकार से सीधे सीधे रिलेटेड है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 5 जिलों में कितने राजकीय आयुष औषधालय खोलने की मंजूरी दी है। तो आप लोग करिए, कितने। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 40। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा
26 26 जो है राजकीय आयुष औषधालय खोलने की मंजूरी दी। आपको पता है हरियाणा गवर्नमेंट जो है आयुष आयुष के पीछे जो है ना अब अच्छे से है कि हाँ भाई हमें आयुष को जो है घर घर तक पहुंचाना है, ठीक है ना। इसलिए आयुष औषधालय जो है अब जो राजकीय आयुष औषधालय हैं वो गाँव में खुलेंगे, ठीक है ना। 5 जिलों के गाँव में खुलेंगे और 26 गाँव में खुलेंगे। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो खुल रहे हैं वो रेवाड़ी में खुल रहे हैं, रेवाड़ी के 6 गाँव में लगभग खुलेंगे, ठीक है। और नायब सिंह सैनी ने जो है ये मंजूरी दे दी है। और जो 5 ज़िले हैं कौन कौन से ये आपको याद रखना, शायद इनमें से कोई आ जाए 5 ज़िलों के लिए, ठीक है ना। तो ये हैं आपके रेवाड़ी, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, करनाल और कुरुक्षेत्र। कौन कौन से हैं? रेवाड़ी, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, करनाल और कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। ये डाटा भी ज़रूरी है। और ये 5 ज़िलों में जो 26 है ना, ये 5 ज़िले और 26, 5 26 और ये इनके नाम 5 ज़िलों के। रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा खुल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना कि रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा खुला। हालांकि ये चीज़ें नहीं पूछी जाती लेकिन 5 ज़िलों के नाम जरूर पूछ सकता है। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखिए। ये जो फ़ोटो ये किसकी है? ये है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र के उमरी के अंदर स्थापित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ऑब्वियसली ये तो पूछे ही जाते हैं कि श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है। पूछ सकते हैं इस बार, इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि आयुष का जिक्र अभी ज़्यादा चल रहा है, उसको ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। स्थापना 2017 के अंदर हुई थी और कुलपति जो है वो करतार सिंह धीमान है अभी इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। यार आप लोग शेयर शायर भी कर दिया करो, मैं इतना अच्छा रिसर्च करके लेके आता हूँ। मेरे को ऐसा कोई लालच नहीं है भाई, बस मेरे को थोड़ा सा ना पढ़ाने में मज़ा आता है, इंटरेक्शन करने में बच्चों से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वो छोड़ो, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी हर परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ये नेशनल एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, आपके स्टेट एग्ज़ाम में भी आ सकता है, क्योंकि ये इतिहास रचा है इन्होंने। आप इनको बाई फेस पहचान रहे होंगे ना। एक तो है ये सुरुचि सिंह जो झज्जर से हैं, एक है हमारे ये सम्राट राणा, ये करनाल से हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जो अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, कहाँ चल रही है? ये करनी रेंज के अंदर चल रही है, दिल्ली में जो एक करनी रेंज है उसके अंदर चल रही है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है ना। इसमें जो 10 मीटर एयर पिस्टल का जो मिक्स्ड टीम इवेंट था, जिसमें टीम बना के दो लोगों की टीम बना के जोड़ियाँ बना के जो है वो टूर्नामेंट खेला जाता है, उसमें पूछ रहा है कि इन दोनों ने इनकी टीम ने कौन सा पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है या कांस्य पदक जीता है, या कोई भी नहीं जीता। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई नहीं जीता, ये हमारे हरियाणा के चीता हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जीता है रजत पदक, इन्होंने सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है दोनों ने, ठीक है। और जो है इस भारतीय जोड़ी ने क्या किया है, 479.6 अंक के साथ एशियन जूनियर रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक हासिल किया है, 479.6 अंक के साथ। और जो जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया है वो कहाँ की है? वो उज़्बेकिस्तान की जोड़ी थी, उज़्बेकिस्तान की टीम थी, जिसने जो है 481.3 अंक के साथ जो है आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये वर्ल्ड गलत लिखा हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। सम्राट सिंह, हाँ अब हमारे हरियाणा में जो है ना प्लेयर्स जो लाइमलाइट में रहते हैं उनके गाँव के नाम पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। सम्राट राणा कहाँ से हैं? ये सम्राट राणा करनाल के उपलाणा गाँव से हैं और इनके फादर ही इनके कोच हैं भाई। और इनके घर में ही जो है ना वो शूटिंग रेंज बनी हुई है। इनके फादर का नाम है आनंद राणा, वही इनके कोच हैं। सुरुचि सिंह जो है वो झज्जर के ससरोली गांव से हैं, सासरोली गांव से हैं सुरुचि, ठीक है। सुरुचि भी बहुत अच्छी प्लेयर हैं। सुरुचि सिंह ने क्या किया था कि जो ISSF वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना। और सम्राट राणा तो अपने वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इन्होंने 2024 में ISSF का 2024 में ISSF का जो वर्ल्ड कप हुआ था मिस्र के अंदर, वहाँ भी इन्होंने गोल्ड जीता था एकल प्रतिस्पर्धा के अंदर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। ISSF की फुल फॉर्म क्या होती है बता सकते हो आप लोग कमेंट में, या मैं बताऊँ? ISSF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन।
एक मिनट रुको, मैं आपको वापस से ही बताता हूँ, वहीं पे लिख के ही बता देता हूँ मैं आपको। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। और ISSF की जो है, ISSF का गठन कब हुआ था? ISSF का गठन हुआ था आपके 1907 में, 1907 में इसका जो है गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक के अंदर। म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी के अंदर, ठीक है ना। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जर्मनी, म्यूनिक के अंदर। हेडक्वार्टर जो है वो इसका जर्मनी में, म्यूनिक के अंदर। यार मेरा नोट पेन नहीं आया है, उसकी वजह से लिखने में प्रॉब्लम होती है। चलो वो आ जाएगा एक दो दिन में, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा सारी चीज़ें जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर इसका है म्यूनिक में। म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी के अंदर, ठीक है। म्यूनिक, चलो तो आपको पता लग गया होगा, मैंने बोल दिया 2-3 बार, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपके स्टैटिक जीके में काम आएंगी कि ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ है, ISSF के हेड कौन है, इसके हेड कौन है। इसके हेड हैं ल्यूसिनो रोसी, जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, ल्यूसिनो रोसी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जर्मनी के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी ISSF की? 1907 में हुई थी, ठीक है। और म्यूनिक जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? लूसिनो रोसी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब तो मोस्टली क्वेश्चन हो ही गए आपके, कुछ एक दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हमारे HSSC से रिलेटेड है। अच्छे क्वेश्चन है। और चलिए, कनीना, कनीना आपको पता है ना, महेंद्रगढ़ में पड़ता है कनीना। कनीना का एक 14 साल का बच्चा है, 14 वर्षीय छात्र ने वासुकी AI के नाम से स्वयं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम तैयार किया है। उस छात्र का नाम क्या है? उस छात्र का नाम पूछा है। एक्चुअली वो छात्र जो है वो कनीना का ही है। उसका नाम है अदम्य खैरवाल। अदम्य खैरवाल मात्र 14 साल का है और दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ता है। और इसने पढ़ते पढ़ते क्या किया कि IIT रुड़की से और IIT रोपड़ से ऑनलाइन कोर्स किया इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है ना। और उस कोर्स के दम पे ही इस लड़के ने ये जो है इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया है। इसने एक वासुकी क्लाउड के नाम से डेटा स्टोर करने के लिए भी जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वासुकी क्लाउड। तो याद रखना है क्योंकि HSSC पूछ सकती है ऐसे एग्जाम्स में ना। HSSC अपनी जैसे हेड कांस्टेबल के एग्जाम, हेड कांस्टेबल कह रहा हूँ, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया, फॉरेस्ट के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अप्रैल में तो मोस्टली आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू ही हो जाएंगे। फरवरी में अभी तो बजट सेशन चल रहा है, उसमें तो प्रशासन वहाँ बिजी रहेगा। मार्च में फिर बच्चों के एग्ज़ाम होंगे और फिर लगभग अप्रैल से आपकी सारी गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को जारी रखो बस, और कुछ नहीं ज़्यादा। जो तैयारी जारी रखेगा ना, लगातार रखेगा, उसका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा, ठीक है। अदम्य ने डेटा के लिए वासुकी क्लाउड, जो डेटा इसको स्टोर करना होगा अपनी ऐप का, इंटेलिजेंस का, AI का, वो सारा का सारा जो है वो वासुकी क्लाउड के ऊपर स्टोर हो जाएगा। जैसे आपको पता है और भी बहुत सारे आते हैं क्लाउड वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। जागरेब रैंकिंग सीरीज में सुजीत पहलवान ने कौन सा पदक जीता है? जागरेब कहाँ है? जागरेब है क्रोएशिया के अंदर। और ये जो रेसलिंग की जो ये प्रतियोगिता है, जागरेब रैंकिंग सीरीज इसका नाम है, और ये क्रोएशिया के अंदर हो रहा है। जागरेब एक्चुअली है ही क्रोएशिया में। और ये सुजीत हैं, इन्होंने जो है पहले दिन ही, हमारे हरियाणा के 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने पहले दिन ही 3 मेडल जीते हैं। तो पूछा है कि इस सीरीज़ में जो सुजीत पहलवान ने वो कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता गोल्ड। चलिए और बाकी डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग, ये सुजीत जो है चरखी दादरी के हैं। और इनकी जो श्रेणी थी वो कौन सी थी? 65 किलोग्राम की श्रेणी। 65 किलोग्राम के भार वर्ग में ये लड़े थे और इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। दूसरा जो अपने झज्जर के अमन सहरावत, जो ओलंपियन भी हैं, जो ओलंपिक में भी मेडल मेडल लेके आए थे, आपको पता होगा, पेरिस ओलंपिक में, ठीक है ना। इन्होंने भी जो है 61 किलो की श्रेणी के अंदर रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है 61 किलो के अंदर। और तीसरे जो है हमारे, वो है इसार के अभिमन्यु, ठीक है। इसार के अभिमन्यु, इन्होंने 70 किलो की श्रेणी में जो है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो इनको देख सकते हो आप। ये हैं अपने सुजीत कलकल साहब, ये अपने अमन सहरावत। और अभिमन्यु साहब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अभिमन्यु साहब शायद चक्रव्यूह में चले गए होंगे, देखने के चक्रव्यूह कल का कैसा है, ठीक है ना। और आज भी कुछ रिजल्ट्स आए, उसमें से शायद कुछ हमारे हरियाणा के और भी 2-3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है,
ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको कल के जो करंट अफेयर आएंगे उनमें मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। शायद अभी ये जो प्रतियोगिता है ना उनके रिजल्ट आज शाम को नहीं, आज रात को या फिर कल मॉर्निंग तक सारी लिस्ट आ जाएगी, मेडल टैली आ जाएगी, वो मैं आपको दिखा दूँगा। उसमें से हरियाणा के कितने हैं और नेशनल मेडल कितने हैं, हमारे केंद्र के जो हमारे और जो अलग स्टेट्स हैं उनके मेडल कितने हैं। ठीक है, तो ये तीनों याद आपको नाम आपको याद रखना है। देखो मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको, जो जो भी प्लेयर लाइमलाइट में है ना उसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको पता है ना, साक्षी मलिक का जन्म पूछ लिया था एक बार साक्षी मलिक का गांव पूछ लिया था एक एग्जाम में। सेम पैटर्न दोहराएंगे ये लोग। और उस टाइम पे साक्षी मलिक लाइमलाइट में थी। ठीक है ना। तो इनका एक तो जन्म स्थान, ये कहाँ रहते हैं, चरखी दादरी में, जैसे कलकल सुजीत कलकल रहते हैं। इनकी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 किलोग्राम की कैटेगरी में कौन खेले थे, सुजीत कलकल। ठीक है ना। और 61 किलोग्राम की जो कैटेगरी है, श्रेणी है, उसमें कौन खेलते हैं 61 किलोग्राम में, अमन। और अभिमन्यु तो 70 किलो है ही भाई। अभिमन्यु है, वो तो 70 किलो वालों को भी नहीं छोड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, ये एक नई चीज़ शुरू करी है हमारे सीएम साहब ने। इसका जो मैं कल की वीडियो में, कल की करंट अफेयर्स में भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। लेकिन जो है आज भी इसमें कुछ जो है नई न्यूज़ आई हैं। वो है क्या है, 9 तारीख से शुरू होने वाली है ये प्रतियोगिता है और इसका नाम है सीएम कप 2025। एक्चुअल में ही इसका नाम सीएम कप 2025 है, लेकिन इसको करवाया अब जा रहा है 2026 के अंदर, फरवरी के अंदर। ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि इसमें जो है ना हमारे स्टेट से कितने खिलाड़ी भाग लेंगे। 3600 लेंगे या 3200 लेंगे या 3000 लेंगे या 28,000 लेंगे। ये किस लिए करवाया है ना, ये इसलिए करवाया है ताकि बच्चों का सिलेक्शन हो सके और उनको जो है उनके स्पोर्ट्स के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, उनके ट्रायल होंगे ये। ठीक है। और इसी के दौरान ही जो है हमारे जो 38वें नेशनल गेम्स में जो हमारे हरियाणा के प्लेयर्स ने जिन्होंने मेडल लिए थे या फिर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा। कितना पैसा दिया जाएगा ये मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ आपको। जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता उनको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जिन्होंने सिल्वर मेडल दिया है जीता है उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जिन्होंने ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल जीता है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। 7, 5 और 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी की थी, उन लोगों को 51,000, उन प्लेयर्स को 51,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना। ये डाटा आपको याद रखना, ये रिसेंट में पूछे जाएंगे। आप लोग करंट अफेयर में ज़्यादा पीछे मत जाना, मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा बहुत रिसेंट की चीज़ें पूछेगा आप लोगों को। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3600 प्लेयर। और इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से तो लोग बाग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर से तो प्लेयर्स जो हैं वो इसमें हिस्सा ले ही रहे हैं इसमें प्रतियोगिता में। ठीक है। और इसमें जो और जो स्कूल हैं एंटर्ड, वो राइस स्पोर्ट्स स्कूल भी है, और भी कई स्कूल हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स के ही हैं, तो वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा फिर ये, और ये कहाँ पे होगा, ये अब की बार 2 जिलों में हो रहा है। ठीक है ना। 2 जिलों में कहाँ पे हो रहा है, ये अपने जो ये साहब खड़े हैं ये जानते होंगे इनको तो, गौरव गौतम साहब। ये क्या हैं, ये खेल मंत्री हैं हमारे। अभी पीछे कुछ घटनाएं हुई थी ना, जब 2 बास्केटबॉल के प्लेयर मर गए थे, तो ये सबके घर घर जा जा के पूछ रहे थे कैसे क्या हुआ, जिनके ऊपर वो पॉल गिर गए थे बास्केटबॉल वाले। एक शायद बहादुरगढ़ में हुआ था और एक शायद झज्जर में हुआ था ना ऐसा केस। तो ये है इसके अंदर जो है ना कुल 6 गेम शामिल किए गए हैं सीएम कप के अंदर, सीएम कप 2025 के अंदर। एक तो फुटबॉल है, एक वॉलीबॉल है, एक हैंडबॉल है, एक कबड्डी है, एक खो खो है। इसमें ये 6 गेम शुरू किए हैं, 6 गेम शामिल किए हैं। और दूसरा जो है ना, ये 2 जिलों में आयोजित हो रही है, एक तो गुरुग्राम में और एक पलवल में। गुरुग्राम से जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी, और शुरुआत कौन करेंगे, सीएम नायब सिंह सैनी साहब इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लो आप, एक नई नियुक्ति है, नियुक्तियों पे ध्यान रखा करो, मेडल्स पे ध्यान रखा करो, नई योजनाओं पे ध्यान रखा करो, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया नहीं है हरियाणा का। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है। अगर कोई क्वेश्चन ना फंसे ना तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, हार्ड्रोन में संयुक्त प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दीपक कुमार को, अजय शेखावत को, निर्मल दहिया को, या फिर मुकेश को। तो इसमें किया गया दीपक कुमार को। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दीपक कुमार। और दीपक कुमार कौन है, ये HCS हैं, हरियाणा सिविल सर्विस के, ये जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज में है ये। और ये जो हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण है हमारा पंचकुला में, वहाँ के ये जो है ना
पंचकुला में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, तो इन्हीं को ही जो है ना हार्ट्रॉन में भी संयुक्त प्रबंध निदेशक जो है इनको नियुक्त कर दिया गया है। हार्ट्रॉन किसके लिए स्टैंड करता है आपको पता होगा, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यार सब्सक्राइब करो, जितना आप मुझे सब्सक्राइब करोगे ना उतनी ही बेहतरीन मैं कंटेंट, उतना ही बेहतरीन मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा और उतने ही बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा। धीरे धीरे ना हम क्लासों की संख्या बढ़ा देंगे, लगभग हर सब्जेक्ट की क्लासेस में लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत फोकस्ड माइंड के साथ में सेलेक्ट करता हूँ कंटेंट, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ अभी देखते हैं, कल शाम से शायद मैं जीके की या तो हिस्ट्री या फिर पॉलिटी या फिर देखते हैं स्टैटिक जीके या फिर कुछ भी ऐसा जो रिलेटेड कंटेंट है, क्योंकि अभी मेरा रिसर्च चल रहा है। मैंने सारे पुराने पेपर का पैटर्न अभी चेक किया है, उनको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। उनको चेक करके ना फिर मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन लेके आऊँगा कि क्या जो है एग्जामिनर पूछ सकता है आप लोगों से। और भाइयों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। मैं सेलेक्टेड हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, मैं आपको सेलेक्ट करा के रहूँगा। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आप लोगों का पूरा पूरा साथ दूंगा। धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। कल मॉर्निंग में एक और क्लास आएगी, करंट अफेयर की डेली क्लास आएगी। और अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे ना तो मैं नेशनल करंट अफेयर की भी क्लास ले लिया करूँगा। धीरे धीरे लाइव क्लास भी लेना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहो, अच्छी ज़िंदगी शुरू करो। दैट्स इट। ओके।